हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो है ग्रुप डी के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी के लिए जो है साइंस स्पेशल जी के जीएस पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या फ्रेंड्स, साइंस स्पेशल जी के जीएस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टोटल जो है 50 जी के जीएस क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो लिए हैं मैंने क्वेश्चन, जो लिए हैं फिजिक्स के हैं और बायो के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? फिजिक्स और बायो के। आज मैंने यहाँ इसमें जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें जो है केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन लेंगे। आज फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। आज मैंने सोचा है कि आपसे को जो मात्रक, पहला चैप्टर इसमें का है फिजिक्स का, मापक और मात्रक, जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आप सभी के एग्जाम में, उस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। और बायो का जो है पहला चैप्टर मैंने लिया है। सोच रहे हैं कि एक एक चैप्टर कर कर आप सभी के सभी चैप्टर को कंप्लीट कराया जाए। तो आप सभी की राय क्या है कि मिक्स क्वेश्चन करना चाहते हैं या फिर चैप्टर वाइज आप सभी को ठीक रहेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लास्ट में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भौतिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो भौतिकी शब्द है या किस भाषा से लिया गया है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? संस्कृत। किससे लिया गया है? संस्कृत के लिए से लिया गया है। संस्कृत के भूत शब्द से। किससे? संस्कृत के भूत शब्द से लिया गया है। भूत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृत होता है। क्या? प्रकृत। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि भौतिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा के किस शब्द से? तो भूत शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ प्रकृत होता है। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि जो है फिजिक्स, क्या, अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि फिजिक्स किस भाषा से लिया गया है, जो फिजिक्स है, जो इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है फिजिक्स, यह किस भाषा से लिया गया है, अगर ये आप सभी से पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? ग्रीक। अगर फिजिक्स पूछे जाएगा तो आप ग्रीक टिक करेंगे, और भौतिकी पूछा जाएगा तो आप संस्कृत टिक करेंगे। फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका भी अर्थ होता है प्रकृति। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर क्या है? मीटर। लंबाई का जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अगर वहीं आपसे से पूछा जाए जो है एफपीएस में, किस में? एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो फुट होता है। वहीं आपसे पूछा जाए सीजीएस मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का जो होता है सेंटीमीटर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? जो द्रव्यमान होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगर बात करें पाउंड किसका होता है, तो पाउंड भी द्रव्यमान का ही मात्रक है, लेकिन किस में है ये? तो ये है एफपीएस में। ये एफपीएस, ये एमकेएस पद्धति है। क्या है? एमकेएस बोल लीजिए चाहे एसआई बोल लीजिए, बात एक ही है। और ये क्या है? ये एफपीएस पद्धति है। अगर बात कर लें सेंटीमीटर किसका होता है, तो आप अभी आप सभी को मैंने बताया कि लंबाई का ये क्या है? सीजीएस मात्रक है। सेकंड किसका है? समय का है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मूल मात्रक की संख्या कितनी है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? तो राइट आंसर क्या है? 7। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं वो भी आप देख ले सकते हैं। पहली हम बात कर लें, पहला मूल मात्रक हमारा कौन सा है? लंबाई है। दूसरा क्या है? द्रव्यमान है। तीसरा क्या है? समय है। चौथा विद्युत धारा है। पांचवा जो है तापमान है। छठा जो है पदार्थ की मात्रा है। और सातवां जो है ज्योति तीव्रता है। चलिए इसके इन सब का मात्रक मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का अगर आपसे से पूछा जाए कि वो क्या एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। जो तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी है?
व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर अनंत होती है? तो राइट आंसर क्या है? अनंत होती है। आप सोचेंगे अनंत कैसे? तो पहले आप डिफिनेशन देख लीजिए कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं और मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लंबाई को व्यक्त करने, लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। तो इसे व्यक्त करने के लिए अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ी। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए जो है हमें दूसरे मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप सभी को बता दूं, जैसे चाल ले लीजिए। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि चाल का मात्रक क्या होगा, तो आप सभी यहाँ पर देख लें, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो जो चाल का मात्रक है इसे व्यक्त करने के लिए हमें दूसरे मात्रक की सहायता लेनी पड़ी, इसलिए यह क्या है? यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। इस प्रकार जो है बहुत सारे जो है व्युत्पन्न मात्रक हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? अनंत। व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है, बहुत है ये। आगे देखते हैं, समपूरक मात्रक की संख्या कितनी है? जो समपूरक मात्रक होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 1 है या 2 है या 3 है या अनंत है? तो राइट आंसर क्या है? 2 है। कौन कौन से समपूरक मात्रक हैं? तो पहले देख लें समपूरक जो कौन कौन से समपूरक मात्रक हैं। तो रेडियन, स्टेरेडियन, इनके मात्रक जो होते हैं वो जो समपूरक हैं। रेडियन का मात्रक क्या है? तो सॉरी दोस्तों, ये समपूरक मात्रक ही हैं। अगर बात कर लें रेडियन किसका मात्रक है? तो घन। किसका है? ये कोण का है। कोण का जो मात्रक क्या है? रेडियन है। और स्टेरेडियन किसका है? घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि समपूरक मात्रों की संख्या कितनी है, आप 2 बताएंगे। कौन कौन से हैं? स्टेरेडियन और रेडियन। रेडियन किसका मात्रक है? कोण का। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? घन कोण का। ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा चालू हो गया क्या? यहाँ से बायोलॉजी क्या? अब बायोलॉजी जो है उसके क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए हैं। फिजिक्स के मात्रक से इतने ही क्वेश्चन हैं, आगे नीचे और लिए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, बेसिक थे, उसे कराए गए हैं। अब नीचे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। यहाँ पर जो ये टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जीव विज्ञान क्या होगा फ्रेंड? जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को या फिर चार्ल्स बेबेज को, आइंस्टीन को या न्यूटन को? तो राइट आंसर क्या है? अरस्तु। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वहीं अगर बात करें चार्ल्स बेबेज, ये कौन है? तो ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। किसके? कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ये आप याद रखिएगा। आइंस्टीन कौन है? तो आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा, E = mc²। तो ये फार्मूला किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। न्यूटन जी कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञानी थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही बताया था कि यहाँ पर अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु को फेंका जाए, अगर वह 1 मीटर उछलता है तो ये चंद्रमा पर जाकर 6 मीटर उछलेगा। ये सब सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। आगे देखते हैं, बल का जो नियम बताया था न्यूटन ने ही सब बताया था। आगे देखते हैं, पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज जो है को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? पौधे जो होते हैं वो अतिरिक्त जो इनका ग्लूकोज होता है वो किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं? तो राइट आंसर क्या है? स्टार्च। किसके रूप में परिवर्तित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो कोशिका होती हैं इसका रसोई घर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? हरित लवक को। किसे कहा जाता है? हरित लवक को। अगर बात करें ऊर्जा हाउस किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो ऊर्जा हाउस है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा जो होती हैं वो किस में परिवर्तित होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जो सौर ऊर्जा होती हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, क्या भौतिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं, या फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा जो है ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती हैं। चलिए आप सभी को बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन से तत्व साथ मिलकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं, ये आप देख लें। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं ये मिलता है, और H2O क्या मिलता है, H2O। फिर उसके बाद यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उस उपस्थिति में होता है। फिर क्या बनता है ये आप देख लें। तो बनता हमारा क्या है, C6H12O6 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री हम सब नहीं पढ़ रहे हैं, केवल आप सभी को बता रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। तो ऑक्सीजन और जो जल होते हैं सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल जिसे प्रहरित कहते हैं, इनके साथ मिलकर जो है ग्लूकोज बनाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ये प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं इसे किस रूप में परिवर्तित करते हैं, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें बताया गया है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो जो ये सौर ऊर्जा है ये किस में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा सकता है कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करते हैं तो किसकी उपस्थिति होती है, उसके बाद क्या बनता है, ये सब आपसे से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सर्वाधिक किस रंग में होती है, हरे रंग में, लाल रंग में, गुलाबी, नीले, किस में। तो राइट आंसर क्या है, लाल रंग में सर्वाधिक होता है। और आपसे को बता दें कि RPF SI का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जा चुका है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सर्वाधिक किस रंग में होती है, तो लाल रंग में होती है, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें सबसे कम किस में होती है, तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी को सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन देते हैं। पृथ्वी को सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन देते हैं, तो राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। शैवाल जो होते हैं पृथ्वी को सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं, ना कि कवक ना पौधे। इन पौधों से ज़्यादा कौन देते हैं, शैवाल देते हैं, ये आप याद रखिए। अब आगे देखते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने आज सोचा कि आपसे के जो मात्रक हैं और मापक और मात्रक जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कराया जाए, इसलिए मैंने वहाँ से क्वेश्चन और ले लिए हैं। ऊर्जा का एकक क्या है, आपसे इसे एकक भी पूछा जा सकता है या मात्रक, दोनों एक ही बात है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। क्या है, जूल। जूल ऊर्जा की मात्रा को मापने का एक मापन एकक है या मात्रक है। आगे देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सर्वाधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे, विद्युत धारा का एकक क्या है या विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, और यह कौन सा है, चाहे MKS बोल दीजिए इसे, चाहे SI बोल दीजिए, बात एक ही है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। आगे देखते हैं, न्यूटन का पहला नियम क्या है। न्यूटन का पहला नियम क्या है, मैंने सोचा जो सिंपल क्वेश्चन है आज उसे करा दीजिए, कल से लेवल हम अप करेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। न्यूटन का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम क्या, वस्तु अपनी स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, क्या है, बॉल है। बॉल ये तब तक स्थिर रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा। जैसे ही मान लीजिए इस पर कोई फोर्स लगा, बाहर से कोई फोर्स लगा, तो बॉल क्या हो जाएगी, जहाँ से स्थित है यहाँ से आगे आ जाएगी। इस तरह ये आगे भाग जाएगी, और ये तब तक आगे भागती रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। जैसे ही कोई बाह्य बल इस पर लगेगा तो ये रुक जाएगी। आप कहेंगे नहीं ये थोड़ी दूर जाती है फिर रुक जाती है, तो हाँ, नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जो घर्षण बल होता है वो लग रहा है, इसलिए यह रुक जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है। जो हमारी साउंड होती है
इसकी गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ठोस में इसकी गति सबसे अधिक होती है। और आप सभी को बता दें कि ध्वनि जो होती है इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश जो है इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी धुन को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, इसलिए जो है अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाता है या मून पर जाता है तो वहाँ पर अगर उसके पास में जाकर आप बोलेंगे तो उसे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो चंद्रमा है वहाँ पर माध्यम नहीं है, वहाँ पर निर्वात है। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती है, इसलिए वहाँ पर रेडियो तरंगों के माध्यम से ही अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है, ध्वनि को चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? हाँ, होती है, ये आप याद रखिएगा। ध्वनि ठोस में तरल मतलब लिक्विड और गैस की तुलना में तेज़ी से फैलती है, क्योंकि कणों की निकटता अधिक होती है। मतलब जो ठोस होते हैं उनमें जो है कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए जो है ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है, ये आप याद रखिएगा। ये मान लो ठोस है तो यहाँ पर कणों की अधिकता होती है, मतलब पास पास होते हैं। और ये अगर मान लो ये ध्रुव है तो ध्रुव में क्या होंगे? दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और ये गैस के कण ले लिए तो एक ऐसे ऐसा मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें चाल सबसे कम होती है। इसमें गैस की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक क्या है? गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक क्या है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यह पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है। आगे देखते हैं, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तापमान जो होता है इसे मापने के लिए किस वाद्य यंत्र इसको किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, कणों की गति के लिए कौन सा सिद्धांत है? कणों की गति के लिए कौन सा सिद्धांत है? तो कणों की गति के लिए जो है न्यूटन का द्वितीय नियम जो है ये देता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो है कणों की गति का सिद्धांत दिया जाता है। यह बल द्रव्यमान त्वरण के बीच संबंध स्थापित करता है, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या है? F बराबर एम ए। F बराबर एम ए, यहाँ पर F जो है फोर्स है, M जो है द्रव्यमान है, और ये क्या है? एक त्वरण है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि न्यूटन जो पहला नियम है उसे और क्या कहते हैं? उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का पहले नियम को। और दूसरे नियम को क्या कहते हैं? बल का नियम कहते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन ही क्या करता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, जैसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आपसे को बता दें किस प्रकार ये होगा, समझना ज़रूरी है। अगर आप समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से कर लेंगे। जैसे मान लो ये हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, क्या आ रही है? ये हमारी प्रकाश की किरण आ रही है। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। क्या? एक माध्यम, एक निर्वात ले लीजिए, एक कांच ले लीजिए, ठीक है। जब ये माध्यम अगर मान लीजिए यही माध्यम होता तो क्या होती? पर ऐसे प्रकाश की सीधे निकल जाती है, लेकिन माध्यम जो है चेंज हुआ। क्या हुआ? माध्यम जो है चेंज हुआ, इसलिए प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर ये है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो जो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ रही है, ये क्या है? ये ही प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम परिवर्तन के कारण जो है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर बात करें परावर्तन, परावर्तन क्या है? कन्फ्यूज हो जाएंगे आप सभी। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जो आपतित किरण जो है अभिलंब के पास आती है और ये किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर ही अपने माध्यम से दूसरे मतलब टकराकर वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम में पुनः लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं और दूसरे माध्यम में जाते हुए वो अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब तरफ झुक जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपवर्तन, और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन। दोनों अलग अलग हैं, इसे आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। आगे देखते हैं,
तापीय ऊर्जा का एकक क्या है? तापीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर क्या है? जूल। क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ये भी आप याद रखिएगा, जितनी भी ऊर्जा हो उसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा, ये आप याद रखिएगा। परमाणु की संरचना में कौन से कण होते हैं? परमाणु की संरचना में कौन कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिरोधी ताप का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोधी ताप का किया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे बल्ब जलता है। काइनेटिक का अर्थ क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो होता है, इसका अर्थ क्या है? तो गति का अध्ययन करना ही क्या है? काइनेटिक कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। यह गति के गुण, प्रकार और उसके माप को समझने में मदद करता है। काइनेटिक एनर्जी का मात्रक क्या होता है? तो वो भी जूल होता है, ये आप याद रखिएगा। ग्रीन हाउस क्या है? व्हाट इज ग्रीन हाउस? तो देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी का बढ़ना जो होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। या जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ साथ यह बताएं कि आप सभी को क्या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है या फिर मिक्स प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।